वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ा, और वेग की इकाई कैसे निकाली जाती है वो पढ़ी, और उसके बाद में अपन ने वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेस्पोस्टेंट, वो पढ़ा। उसके ऊपर क्या किए, कुछ एग्जाम्पल भी किए। तो अपन देख सकते हैं कि वेग स्थिरांक की इकाई के आधार पर अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं। ये चीजें अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी, ये सब चीजें कहाँ पढ़ी, पिछले लेक्चर में। आज पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की अनुसंगतता, जो हर 2-3 साल में या साल भर में इनमें अंतर पूछ लेता है, या किसी इनके ऊपर क्या पूछ लेता है, शॉर्ट नोट पूछ लेता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंगतता, और दूसरा टॉपिक अभिक्रिया की कोटि। दोनों ही क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अभिक्रिया की आणविकता या अनुसंगतता की। मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक तो प्राइमरी रिएक्शन होती है, या उसे कहते हो आप एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया। अर्थात यदि कोई अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है तो वो क्या कहलाती है, प्राथमिक अभिक्रिया। और यदि कोई प्राथमिक अभिक्रिया एक से अधिक पद में पूर्ण होती है तो वो क्या कहलाती है, जटिल अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, और जटिल अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पद में क्या होती है, पूर्ण होती है। तो अपन बात करते हैं, देखो आणविकता की बात किसके लिए करते हैं, प्राथमिक रिएक्शन के लिए। मोलिकुलरिटी की बात किसके लिए करते हैं, अनुसंगतता की बात किसके लिए करते हैं, प्राथमिक रिएक्शन के लिए। तो अनुसंगतता या आणविकता की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की संख्या क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया की अनुसंगतता। अर्थात आपकी कोई प्राइमरी रिएक्शन है, उसके अंदर जितने क्रियाकारक अणु भाग ले रहे हैं उन अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी अनुसंगतता। ध्यान रखना, कोटि जटिल और प्राथमिक दोनों के लिए होती है, लेकिन अनुसंगतता केवल किसके लिए होती है, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ही होती है। यहीं पे सबसे बड़ा क्या हो जाता है, गलती वाला पॉइंट, कि यदि कोई एक से अधिक स्टेप में अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें जितने क्रियाकारक भाग ले रहे हैं तो उसकी अनुसंगतता उतनी आ जाए। तो केवल और केवल किन अभिक्रियाओं के लिए निर्धारित की गई है अनुसंगतता, जो केवल एक स्टेप में क्या होती है, पूरी होती है। तो देखो, जटिल अभिक्रियाओं की अपन एक साथ अनुसंगतता, ये जरूरी नहीं है कि जटिल अभिक्रियाओं की कोई अनुसंगतता नहीं होती, नहीं, उनके जो एलिमेंट्री स्टेप होती है, मतलब हर स्टेप की अनुसंगतता क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अपन एक साथ टोटल पूरी रिएक्शन का की अनुसंगतता क्या नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। तो प्राथमिक अभिक्रिया, या आप कह सकते हो उसको एलिमेंट्री या प्राइमरी रिएक्शन, एलिमेंट्री या प्राइमरी रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बोर्ड के हिसाब से। तो देखो, प्राथमिक अभिक्रिया या एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है भाई, वे अभिक्रिया जो केवल एक पद में क्या होती है, पूर्ण होती है। तो क्या कह सकते हो, वह अभिक्रिया जो केवल एक पद में पूर्ण होती है, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात वे अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जो केवल एक स्टेप में पूर्ण होती है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी बात करते हैं अपन जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। जटिल अभिक्रिया, यदि कोई प्राथमिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी जटिल अभिक्रिया कहलाती है। यदि
प्राथमिक अभिक्रिया, यदि प्राथमिक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है तो वह जटिल अभिक्रिया कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? जटिल अभिक्रिया कहलाती है। यदि कोई अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप में या पदों में पूर्ण होती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी जटिल अभिक्रिया। तो ये सिंपल आपकी डेफिनेशन है, ये अनुसंकेता की परिभाषा नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री या प्राइमरी रिएक्शन क्या होती है जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती है, जटिल या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है जो एक से अधिक स्टेप में पूर्ण होती है। अब पढ़ेंगे अपन अनुसंकेता की परिभाषा। तो अनुसंकेता या आणविकता की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकार को देखो, क्रियाकारक उनके परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी। क्रियाकारक परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। क्रियाकारकों की संख्या उस अभिक्रिया की अनुसंख्यता या आणविकता कहलाती है। अर्थात किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी अनुसंख्यता कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें अपन H2O2 का विघटन। देखो H2O गर्म करते हो तो क्या प्राप्त होता है? आपको जल प्लस हाफ O2 गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक केवल एक स्टेप में ये कंप्लीट हो रही है, तो इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं भाई? केवल एक ले रहा है H2O2, तो इसकी अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अनुसंख्यता कितनी होगी भाई इसकी? बराबर 1। नेक्स्ट 2HI का वियोजन। जब HI को आप विघटित करते हो तो क्या प्राप्त होता है? आपको H2I। यहाँ पे कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं? यहाँ पे देखो 2 HI के अणु भाग ले रहे हैं, तो इसकी अनुसंख्यता कितनी हो जाएगी? बराबर 2। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। 2NO प्लस O2 से क्या बन जाएगा? 2NO2। तो यहाँ पे देखो NO2 के निर्माण में 2 NO और 1 क्या ले रहा है? ऑक्सीजन का अणु भाग ले रहा है, तो इसकी अनुसंख्यता कितनी होगी भाई? कितनी होगी? तो आप केवल सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन को देखकर ही क्या निर्धारित करोगे कि उसमें कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं? 2 NO 1 क्या ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा? टोटल 3। तो इसकी अनुसंख्यता क्या होगी भाई? 3 होगी। तो इस तरह से किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु या क्रियाकारक अणु भाग लेते हैं उन क्रियाकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहली रिएक्शन में
H2O2 का विघटन, यहाँ पे केवल H2O2 ही भाग ले रहा है तो अणुसंख्यता कितनी हो जाएगी 1। दूसरी रिएक्शन में 2H तो यहाँ पे अणुसंख्यता कितनी होगी भाई 2। तीसरी रिएक्शन में देख रहे हो आप 2NO प्लस O2 से क्या बन रहा है आपका 2NO2। यहाँ पे कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं 3। तो देखो अभिकारक अणुओं की संख्या अर्थात इनकी स्टोइकियोमेट्री होगी कि नहीं भाई, कितने ले रहे हैं तो यहाँ पे NO क्या कितना स्टोइकियोमेट्री गुणांक 2, ऑक्सीजन का 1। इस तरह से अभिकारक अणुओं की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन स्टोइकियोमेट्री के द्वारा। तो अणुसंख्यता या आणविकता क्या हो जाएगी, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या या क्रियाकारकों की संख्या क्या कहलाती है, उस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। ये देख लिया अपन ने 3 एग्जाम्पल। अब स्पेशल बात पढ़ते हैं कि अणुसंख्यता के बारे में। देखो अणुसंख्यता केवल और केवल किस में होती है, एक पूर्णांक राशि होती है, अर्थात केवल 1 2 3 ये हो सकती है, भिन्नांक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। आप नहीं कह सकते कि -1 अणुसंख्यता होती है या 0 होती है। अरे कोई ना कोई क्रियाकारक अणु तो क्या लेता है, उसमें भाग लेता है। इस कारण से अणुसंख्यता केवल क्या होती है, पूर्णांक राशि में होती है। देखो कुछ स्पेशल बातें अणुसंख्यता के बारे में। अणुसंख्यता क्या होती है, आपको क्या देखना है, प्राथमिक रासायनिक समीकरण में कितने अणु भाग ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी उसकी अणुसंख्यता। तो पहली बात करते हैं, अणुसंख्यता क्या है, एक पूर्णांक राशि है। अणुसंख्यता एक पूर्णांक राशि अर्थात n बराबर क्या 1 2 3 डैश पूर्णांक राशि होती है। अणुसंख्यता क्या होती है, पूर्णांक राशि होती है। कभी भी शून्य या भिन्नांक या कह सकते हो ऋणात्मक नहीं होती है। अणुसंख्यता क्या होती है भाई, एक पूर्णांक राशि 1 2 3 शून्य नहीं होती, भिन्नांक के रूप में जैसे 1/2 1.5 3.5 3 से 1/2 ये नहीं होती, या आप कह सकते हो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, केवल क्या होती है, एक पूर्णांक राशि होती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट को लिखने से पहले देखो, कभी भी 3 से अधिक अभिकारक अणुओं में प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो सकती, टक्कर। जब अपन टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे, आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टक्कर सिद्धांत, संघट्य थ्योरी या आप कह सकते हो टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे बताऊंगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 3 से अधिक अभिकारकों के मध्य टक्कर होकर उत्पाद बनने की संभावना क्या होती है, कम होती है। अर्थात त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया से अधिक आणविकता क्या नहीं हो सकती, अर्थात 3 से अधिक किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं हो पाएगी, सही तरीके से सही दिशा में क्या नहीं हो पाएगी, टक्कर नहीं हो पाएगी। इस कारण से कभी भी अणुसंख्यता क्या नहीं होती, 3 से अधिक नहीं होती। तो देखो किन्हीं अभिक्रियाओं की अणुसंख्यता आपको लगता है 3 से अधिक दिख रही है, तो अभिक्रिया वास्तव में एक स्टेप में नहीं होती, वो क्या होती है, बहुपद के अंदर होती है। तो आप कह सकते हो कि 3 से अधिक अणुओं की टक्कर से उत्पाद बनने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। अर्थात त्रिअणुक रासायनिक अभिक्रिया से अधिक कोई भी अभिक्रिया नहीं हो सकती, अर्थात किसी की अणुसंख्यता 3 से अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उनके मध्य क्या नहीं होगी, प्रॉपर रूप से टक्कर नहीं होगी, इस कारण से उत्पाद नहीं बन पाएंगे। अर्थात किसी अभिक्रिया की अधिकतम अणुसंख्यता कितनी हो सकती है, 3। तो क्या लिखोगे सेकंड पॉइंट, 3 से अधिक अणुओं की
टक्कर से उत्पाद बनने की संभावना बहुत कम होती है। अतः त्रिअणु से अधिक आणविकता नहीं हो सकती है। अर्थात किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता यदि 3 से अधिक है तो वह बहुपद में होगी। क्या होगी भाई? वो बहुपद में होगी। आप कह सकते हो कि 3 से अधिक अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर से उत्पाद बनने की संभावना क्या होती है? बहुत कम होती है। इस तरह से आप कह सकते हो कि त्रिअणु से अधिक आणविकता नहीं हो सकती। अर्थात किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता यदि 3 से अधिक है तो वह अभिक्रिया किस में होगी भाई? बहुपद में होगी। नेक्स्ट पॉइंट, आप ये नहीं कह सकते कि किसी अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता बराबर हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता, देखो प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए ये संभव है। प्राथमिक अभिक्रियाओं में जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे वो हो जाएगी उसकी अणुसंख्यता। अभी इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वहां पे मैं बताऊंगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं के सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। तो प्राइमरी रिएक्शन में जितने अभिकारक अणु लेंगे वही क्या हो जाएंगे? उसके घातांक। तो कोटि और अणुसंख्यता क्या आएगी? बराबर। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते बहुपद वाली अभिक्रियाओं के लिए कि कोटि और अणुसंख्यता क्या होती है? बराबर होती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोटि का निर्धारण वेग निर्धारक पद से किया जाता है, जबकि अणुसंख्यता का निर्धारण सिंपल प्राइमरी स्टेप से ही किया जाता है। इसलिए कोटि और अणुसंख्यता बराबर हो ये कोई जरूरी है। कुछ अभिक्रियाओं की बराबर भी हो सकती है, किसी की क्या नहीं हो सकती? बराबर हो। तो तीसरा पॉइंट, किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता व कोटि समान हो यह आवश्यक नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता क्या हो? समान हो। एक एग्जांपल लेते हैं अपन बहुपद वाली अभिक्रियाओं का। एग्जांपल देखो, N2O5 का विघटन। N2O5 का विघटन देखो, N2O5 के विघटन से क्या बनता है? 3NO2 प्लस O2, 3NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2। ये क्या बनता है आपका? ये। लेकिन ये अभिक्रिया इस हिसाब से तो आप क्या कहोगे कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता तो कितनी है भाई? 2 है, दिख रही है। N2O5 के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है? 2 है। अभी देखते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया क्या होती है? एक से अधिक स्टेप के अंदर क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो पहला स्टेप देखो क्या होता है? N2O5 विघटित होकर क्या देता है? N2O3 प्लस O2। तो ये क्या होता है भाई? फर्स्ट स्टेप। और ये क्या होता है? स्लो स्टेप। ये क्या होता है आपका? धीमा पद होता है। ये क्या होता है? धीमा पद होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है भाई आपका? ये N2O3 क्या होता है? विघटित होता है। किसमें? NO प्लस NO2 के अंदर क्या होता है? ये विघटित होता है। अब थर्ड स्टेप, ये कौन सी स्टेप है भाई? तीव्र स्टेप, फास्ट स्टेप। ये क्या है? फास्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई?
ये आपका NO है, ये वापस से N2O5 से क्रिया करके क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। तो N2O5 प्लस NO आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, 3NO2। ये स्टेप भी क्या होती है भाई, फर्स्ट स्टेप होती है। तो देखो ये अभिक्रिया 3 पदों में होती है। प्रथम पद में क्या होता है, N2O5 विघटित होकर N2O3 व O2 देता है, और दूसरे पद में क्या होता है आपका N2O3 विघटित होकर क्या देता है, NO प्लस NO2। तीसरे में क्या होता है, N2O5 क्या करता है, NO से क्रिया करके क्या देता है, 3NO2। तो देखो पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे स्लो स्टेप है, धीमा पद है। बाकी का सेकंड और थर्ड स्टेप क्या है, फास्ट स्टेप है। तो मैंने अभी आपको बताया था किसी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। किसी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद क्या होता है भाई, स्लो स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा, वेग निर्धारक पद। ये क्या हो जाएगा इसका, वेग निर्धारक पद। तो इस अभिक्रिया को आप टोटल करोगे तो देखो यहाँ पे NO से NO गया, इधर क्या बच गया भाई, N2O3 से N2O3 बच गया, और इधर क्या बच गया। अब यहाँ पे अपन ने ये तो लिखा था 4NO2 3 4 2N2O5 से, तो देखो एक N2O5, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 2N2O5 से क्या बच गया 4NO2 प्लस O2। तो ये अभिक्रिया अपन ने यही तो लिखी थी ऊपर। तो ये अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है। तो देखो अभिक्रिया की अनुसंक्रियता तो आप इससे निर्धारित करोगे कि 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन अभिक्रिया की कोटि आप किस पद से निर्धारित करोगे, स्लो स्टेप से निर्धारित करोगे। तो इस अभिक्रिया की अनुसंक्रियता तो कितनी है भाई, 2, लेकिन कोटि कितनी है इसकी, 1 है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी अभिक्रिया की अनुसंक्रियता और उसकी कोटि क्या होती है, समान होती है। ये समान हो भी सकती है और डिफरेंट भी क्या हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो अपन ने N2O5 का विघटन देखा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन अनुसंक्रियता कितनी है इसकी, 2 है। तो जो बहुपद में अभिक्रिया होती है अर्थात एक से अधिक स्टेप में होती है, उनमें कोटि का निर्धारण तो किससे किया जाता है, स्लो स्टेप से अर्थात वेग निर्धारक पद से। लेकिन अभिक्रिया की अनुसंक्रियता क्या होती है, केवल प्राइमरी स्टेप से निर्धारित की जाती है। तो जो आपको रिएक्शन दे रहा है वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की अनुसंक्रियता। तो ये स्पेशल पॉइंट है कुछ अनुसंक्रियता के बारे में कि अनुसंक्रियता क्या होती है, एक पूर्णांक राशि अर्थात 1 2 3 से इस तरह से n का मान क्या होता है 1 2 3 4 5 जितना भी हो सकता है। कभी भी क्या नहीं होती, शून्य नहीं होती, भिन्नांक नहीं होती और ऋणात्मक नहीं होती। सेकंड पॉइंट, 3 से अधिक अणुओं में टक्कर से उत्पाद बनने की संभावना क्या होती है, बहुत कम होती है। अर्थात त्रिअणुक से अधिक आणविकता नहीं हो सकती। अर्थात किसी अभिक्रिया की अनुसंक्रियता यदि 3 से अधिक है तो वो किस में होगी, बहुपद में होगी। अपन N2O5 का क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस तरह से वो क्या होगी, मल्टीपल स्टेप में होगी। किसी भी अभिक्रिया की अनुसंक्रियता और किसी अभिक्रिया की अनुसंक्रियता व कोटि समान हो ये आवश्यक नहीं है, नहीं होता है। क्योंकि देखो जो मल्टीपल स्टेप में या बहुपद में अभिक्रिया होती है उनमें कोटि अलग आती है और अनुसंक्रियता अलग आती है। अपन ने N2O5 का उदाहरण लेके देखा तो इसमें देखो कोटि कितनी आ रही है, 1, और अनुसंक्रियता कितनी आ रही है, 2 आ रही है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन एक मल्टी स्टेप में H2O2 का विघटन क्षारीय माध्यम। तो ये अभिक्रिया से क्या बनता है भाई, 2H2O2 से 2H2O प्लस O2। तो इस हिसाब से इसकी अनुसंक्रियता तो कितनी होगी भाई, 2 हो गई। तो इसकी कोटि भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए।
लेकिन इसकी कोटि कितनी होती है आपकी, 1 होती है, और अनुसंख्यता कितनी होती है, 2। तो आप डायरेक्टली किसी अभिक्रिया को देखते ही क्या बता सकते हो, उसकी अनुसंख्यता, लेकिन कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। तो देखो इसकी स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, H2O2 I- से क्रिया करके क्या बनाता है, H2O प्लस IO-। ये क्या है भाई, धीमा पद या स्लो स्टेप, इसको क्या कहते हैं, RDS या वेग निर्धारक पद। दूसरे पद में H2O2 IO- से क्रिया करके क्या बनाता है, H2O प्लस I- प्लस O2। तो देखो फाइनली अपन ने जो ऊपर अभिक्रिया की वो आ जाएगी, IO- से IO- गया, I- से I- का इधर क्या बच गया भाई, 2H2O2 प्लस क्या बन जाएगा इससे, 2H2O प्लस O2, ये बन गया आपका। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण तो किससे करोगे आप, स्लो स्टेप से। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी इस अभिक्रिया की, के H2O2 I-। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी भाई, 2। और यहाँ पे देखो अनुसंख्यता कितनी है इस अभिक्रिया की, 2 है। 2 अभिकारक हम भाग ले रहे हैं, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है भाई, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है, इस कारण से इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का रेट समीकरण हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या होगी भाई, 2, और कोटि कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आप पिछले एग्जाम्पल में देखा अभिक्रिया की कोटि क्या आ रही थी, 2 आ रही थी, 1 आ रही थी, अनुसंख्यता 2 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कोटि भी 2 आ रही है और अनुसंख्यता भी 2 आ रही है। तो आप किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किससे करते हो, उसके वेग निर्धारक पद से। तो अभिक्रिया की कोटि का, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण वेग निर्धारक पद से, जबकि अनुसंख्यता का निर्धारण उसके प्राथमिक पद से होता है। समझ रहे हो, तो ये उसके प्राथमिक पद से होता है या प्राथमिक अभिक्रिया से होता है, प्राथमिक अभिक्रिया से उसकी प्राथमिक अभिक्रिया से होता है। तो कोटि का निर्धारण तो किससे करोगे आप, उसकी स्लो स्टेप से। और अनुसंख्यता क्या होगी, प्राइमरी एलिमेंट्री रिएक्शन जो आपको दिख रही है वो। तो मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन में हर स्टेप की अनुसंख्यता क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ गए ना, स्लो स्टेप की अनुसंख्यता ही क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। बहुपद वाली अभिक्रियाओं में देखो पहले पद में इसमें भी कितने अभिकारक हम भाग ले रहे हैं, 2, इसमें भी कितने ले रहे हैं, 2, लेकिन ये बड़ा पद क्या है, स्लो स्टेप है। इस कारण से ये क्या हो गया, वेग निर्धारक पद। और इसकी जो अनुसंख्यता है वो क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ रही है यहाँ पे, 2। तो बहुपद वाली अभिक्रियाओं में जो वेग निर्धारक पद होता है उसकी अनुसंख्यता क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि के बराबर होती है। अर्थात बहुपद वाली रिएक्शन में क्या होता है कि हर स्टेप की अनुसंख्यता क्या होती है, अलग अलग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुसंख्यता आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकते हैं, कोटि और अनुसंख्यता में अंतर भी पूछ सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या
क्या होती है भाई? किसी प्राथमिक रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अनुसंख्यता कहलाती है। तो देखो अनुसंख्यता कैसी होती है? पूर्णांक राशि होती है, न तो भिन्नांक होती है, न शून्याङ्क होती है, न ऋणात्मक होती है। तो आप प्राथमिक अभिक्रिया केवल एक स्टेप में पूर्ण हो रही है उसको देख के सीधा जितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? उनकी संख्या अभिक्रिया की अनुसंख्यता हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या बात होगी? 3 से अधिक अभिकारक अणु उत्पाद नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि प्रभावी रूप से उनमें टक्कर नहीं होगी। अतः आप कह सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की अधिकतम अनुसंख्यता कितनी हो सकती है? 3। तो यदि 3 से अधिक अनुसंख्यता किसी अभिक्रिया की दिख रही है, आपको दिखता है कि इसकी अनुसंख्यता 3 से अधिक है, तो वो क्या होगी? बहुपद में होगी। तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता और कोटि समान हो। ये कोई जरूरी नहीं है। आपको 2 एग्जांपल बताए, N2O5 का, उसमें कोटि अलग थी, अनुसंख्यता अलग थी, जबकि अपन HI और H2O2 के विघटन की बात कर रहे हैं, कोटि और अनुसंख्यता दोनों समान आ रही है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। ये किसके लिए जरूरी है कि दोनों समान कब आएंगे? जब दोनों क्या हो? प्राथमिक अभिक्रिया हो, अर्थात एलिमेंट्री रिएक्शन हो। तो एक ही पद में कोई अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो उसमें जितने अभिकारक ले रहे हैं उतने क्या हो जाएंगे? कोटि हो जाएगी और वही क्या हो जाएगी? उसकी अनुसंख्यता। तो आप किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किससे करते हो? वेग निर्धारक पद से। और अनुसंख्यता का निर्धारण किससे करते हो? उसकी एलिमेंट्री स्टेप से या प्राथमिक पद से करते हो। इस तरह से आपकी अनुसंख्यता क्या हो गई? कंप्लीट। अब पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या कोटि। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस तरह से अभिक्रिया की अनुसंख्यता इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि। अर्थात अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, उनके सांद्रता पदों की घातों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया कोटि कहलाता है। तो क्या हो जाएगी परिभाषा? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग, सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। माना एक अभिक्रिया, मान लो N1A प्लस N2B से क्या बन रहा है? आपका उत्पाद बन रहा है। तो इसके लिए वेग समीकरण क्या हो जाएगा भाई? रेट बराबर K इंटू A की पावर N1 और B की पावर क्या हो जाएगा? N2। यहाँ पे अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांक क्या है भाई? N1 और N2। तो अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का
योग क्या हो जाएगा भाई N1 प्लस N2, N1 एक का, N2 किसका, B का, तो इनका योग क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। अतः अभिक्रिया कोटि N बराबर क्या हो जाएगी भाई आपकी N1 प्लस N2 के योग के बराबर हो जाएगी। तो ये लिखा पाने परिभाषा कि वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अपन ने एक जनरल रिएक्शन ले ली, यहाँ पे सांद्रता पदों के घातांक क्या है N1 N2, तो इन घातांकों का योग क्या है N1 प्लस N2, तो अतः अभिक्रिया की कोटि भी क्या हो जाएगी आपकी N1 प्लस N2 के बराबर। नेक्स्ट बात, अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है भाई, शून्य भी हो सकती है, भिन्नांक भी हो सकती है और आपकी पूर्णांक राशि भी हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि भिन्नांक अर्थात 1/2, 3/2 तथा शून्यांक व पूर्णांक राशि हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है, भिन्न के रूप में भिन्नांक भी आ सकती है आपकी, शून्य भी हो सकती है और पूर्णांक राशि भी हो सकती है। बहुपद वाली रिएक्शन के वेग निर्धारक पद से उसकी कोटि का निर्धारण होता है। एक से अधिक स्टेप में होने वाली रिएक्शन में क्या करोगे, उसका वेग निर्धारक पद अर्थात स्लो स्टेप से धीमे पद से क्या होता है, उसकी कोटि का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई, अभिकारक अणुओं की सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है, किसी अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अपन ने जनरल रिएक्शन देख ली, N1A प्लस N2B से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगी भाई आपकी K इंटू A की पावर N1 B की पावर N2। तो यहाँ पे सांद्रता पदों के घातांक क्या है N1 N2, तो इन घातांकों का योग क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। तो अभिक्रिया की कोटि N बराबर क्या हो जाएगी भाई आपका N1 प्लस N2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, भिन्नांक भी हो सकती है, शून्यांक भी अर्थात शून्य भी हो सकती है और पूर्णांक राशि हो सकती है। बहुपद वाली अभिक्रियाओं में के वेग निर्धारक पद से उसकी कोटि का क्या किया जाता है, निर्धारण। अर्थात स्लो स्टेप में जितने अभिकारक अणु हैं उनकी सांद्रता पदों के घातांकों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। अब अपन एग्जांपल करते हैं कुछ अभिक्रियाओं की, वहां पे कोटि निकालते हैं, फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वो करेंगे, फिर आपको लास्ट में बताएंगे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर क्या क्या है। देखो आपको एक अभिक्रिया दी हुई है, जैसे H2 प्लस I2 से क्या बना रखा है 2H है। तो इसके लिए रेट समीकरण लिख दोगे, रेट क्या होती है भाई K इंटू H2 की सांद्रता और I2 की सांद्रता। यहाँ पे देखो कितना है, दोनों की सांद्रता पदों की घातांक क्या है, एक एक है। तो यहाँ पे अभिक्रिया की रिएक्शन की कोटि क्या हो जाएगी भाई, दोनों के योग के बराबर, 1 प्लस 1 बराबर 2 के बराबर हो जाएगी। इस तरह से देखो दूसरा एग्जांपल, 2NO2 से क्या बन रहा है आपका N2NO प्लस O2 बन रहा है, 2NO प्लस O2 बन रहा है। तो यहाँ पे रेट समीकरण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा,
K इंटू NO की घातांक 2। तो यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी रिएक्शन की, कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे केवल एक अभिकारक है, इसलिए इसके जो सांद्रता पदों की घातांक है वो क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। तो देखो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, आपको दे देंगे वेग बराबर क्या है K इंटू A की पावर 3/2 इंटू B की पावर क्या है हाफ है। क्या है आपका क्वेश्चन, वेग निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए क्या ज्ञात करो, आपकी कुल कोटि ज्ञात करो। तो आपको दे दिया क्वेश्चन, तो यहाँ पे K इंटू A की पावर 3/2 और B की पावर क्या है हाफ। तो आपको क्या देखना है सांद्रता पदों के घातांक। तो क्या कर दोगे, कुल कोटि क्या हो जाएगी भाई, कुल कोटि बराबर दोनों का योग 3/2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 4/2, 2 हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई भाई 2 आ गई। अब ये जरूरी नहीं है, किसी का घातांक क्या आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, तो उससे घबराना मत। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें आपसे, वेग बराबर आपको कह दिया K इंटू A की पावर 3/2 और B की पावर माइनस क्या है 1 है। तो इसके लिए कुल कोटि की गणना कीजिए। कुल कोटि कितनी हो जाएगी भाई, सभी के घातांकों को कर दो, जोड़ कर दो 3/2 प्लस -1, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/2। तो इसकी कोटि कितनी आ गई भाई हाफ ऑर्डर या 0.5 कह सकते हो आप, 1/2 कह सकते हो। तो इस तरह से यदि किसी अभिकारक की सांद्रता पद की घातांक नेगेटिव आ जाए तो घबरा मत, उसको भी क्या कर देना ऐड कर देना, ये क्या हो जाएगा इसमें घट के। तो इस अभिक्रिया की इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि A के लिए इतने सांद्रता पद की घातांक, B के लिए इतने, तो कुल अभिक्रिया कोटि कितनी होगी। तो इनके सांद्रता पदों के घातांक को क्या कर दो आप जोड़ दो, और जो टोटल आए वो क्या हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। अब ये घातांक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, तो नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा घट जाएगा। इस तरह से इस अभिक्रिया की कोटि कितनी आई हाँ। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका कोटि पे ये बनता है कि आपको कोई रिएक्शन देके ये पूछ सकता है कि इस अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जब मैंने रेट स्थिरांक पढ़ाया था, वेग स्थिरांक, उसमें बताया था कि इसकी इकाई के आधार पर क्या पूछ सकते हैं अभिक्रिया की कोटि, और मैंने 3 एग्जांपल भी वहां करवाए थे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की। तो वेग स्थिरांक की इकाई के आधार भी क्या कर सकते हो कोटि का निर्धारण कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपको कोई रिएक्शन देके ये सीधा पूछ सकता है कि अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो उसका वेग समीकरण लिखो, यदि एक से अधिक स्टेप में हो रही है तो क्या करोगे उसके 16 स्टेप का वेग समीकरण लिखो। वेग समीकरण क्या हो जाएगा साम्य स्थिरांक इंटू उसके अभिकारकों की सांद्रता, तो वहां पे जितने अभिकारक है वो उसके पावर में चले जाएंगे, तो उनके घातांकों का योग करके अभिक्रिया क्या निकाल सकते हो कोटि निकाल सकते हो। इस तरह से घातों को जोड़कर या उनके घातांकों को जोड़कर अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आपको अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान दे दे और उसकी यूनिट दे दे, उसके आधार पर सीधा पूछ ले कि निम्न वेग स्थिरांकों के लिए अभिक्रिया की कोटि लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है कोटि में वेग स्थिरांकों की इकाइयों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान करना। तो कल मैंने आपको वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था, K बराबर मोल 1 - n इंटू लीटर n - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। ये क्या बताया था जब सांद्रता के रूप में। और एक चीज कल भूल गया था, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है भाई सांद्रता की जगह क्या होता है दाब होता है। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए गैसीय अभिक्रियाओं के लिए क्या हो जाएगा A बराबर ATM 1 - n सेकेंड इनवर्स। बस दाब की सांद्रता की जगह क्या आता है भाई आपका दाब आता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका ATM या बार 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो देखो कल आपको बताया था यहाँ पे n क्या है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो n बराबर 0 के लिए क्या आएगा, n बराबर 1 के लिए क्या आएगा और n बराबर 2 के लिए क्या आएगा। तो ये क्या हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, कोटि की रिएक्शन।
ये हो जाएगी प्रथम कोटि की, n बराबर 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और n बराबर 2 है तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका द्वितीय कोटि की रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी आपकी तृतीय कोटि की रिएक्शन। देखो इस फॉर्मूले में यदि n बराबर 0 रखते हो तो क्या आ जाएगा, मात्र k बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आ गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे यदि n बराबर 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0 और किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 हो जाती है। तो इसका k का मान क्या आ जाएगा भाई आपका सेकेंड इनवर्स। कल बता दिया आपको, पिछले वीडियो में देख लेना। तो ये 1 माइनस 1 किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर। तो ये दोनों ये हो जाएगी, बच गया क्या सेकेंड इनवर्स। यदि n का मान क्या रखो 2 तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, k बराबर मोल इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो ये तो किसमें था भाई आपका, सिंपली क्या ले रहे हो सांद्रता के रूप में, दाब के रूप में हो तो क्या हो जाएगा k बराबर उसमें रखोगे 1 माइनस 0 तो 1 तो क्या आ जाएगा ATM सेकेंड इनवर्स। तो दूसरा मान क्या आ जाएगा दाब के रूप में ATM सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 तो क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो k का दूसरा दाब के रूप में भी क्या आएगा सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा ATM, k का मान मात्रा क्या आ जाएगा ATM इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आ जाएगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। तो आपको ये वेग स्थिरांक की इकाई ध्यान रखनी है। अभी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसमें लिख दूंगा k बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया किस कोटि की है, तो सेकेंड इनवर्स किस कोटि का वेग स्थिरांक है भाई, फर्स्ट कोटि का वेग स्थिरांक है, इसलिए वो क्या हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो वेग स्थिरांक के आधार पर भी क्या कर सकते हो आप अभिक्रिया की कोटि की पहचान कर सकते हो। ये पिछले लेक्चर में भी मैंने वीडियो में भी आपको डिटेल से बता दिया था और यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर दिया है। वहां पे गैसीय अभिक्रियाओं के लिए बस सांद्रता की जगह क्या होता है भाई ATM होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर अर्थात शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांकों की इकाई बता दी। कोटि पे पहले टाइप का क्वेश्चन तो आपको पहले करवा दिया है, सिंपल रिएक्शन देके आपसे क्या पूछ सकता है कुल कोटि। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है क्या वेग स्थिरांक देके ऐसे, और आपसे पूछ सकता है अभिक्रिया की कोटि की पहचान करो। तो आपको इस डाटा से लेना देना नहीं है, क्या किससे लेना देना है वेग स्थिरांक की इकाई से। तो इसका मान इसका मात्रा क्या दिया हुआ है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या आप कह सकते हो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ध्यान रखना अभी सेकेंड ऑर्डर का जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी उसके वेग स्थिरांक का मान क्या था, इकाई क्या थी मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स था। तो ये कौन सी कोटि हो जाएगी भाई सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी कोटि की हो जाएगी भाई आपकी सेकेंड ऑर्डर की, क्योंकि वेग स्थिरांक का मान मात्रा क्या है ये अगला क्वेश्चन के बराबर क्या है 3 × 10⁻⁴। पीछे क्या दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स किसका इकाई होती है भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया की होती है सेकेंड इनवर्स। दोनों दाब के रूप में और सांद्रता के रूप में दोनों में सेकेंड इनवर्स आई थी। तो ये अभिक्रिया किसकी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और तीसरी देखो, तीसरी के बराबर क्या दिया हुआ है 2.8 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। देखो ये मात्रा किसका होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इकाई होती है k की। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और लास्ट देखो लास्ट दिया हुआ है k बराबर 2.5 ATM इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखना सेकेंड ऑर्डर का दाब के रूप में क्या आया था ये आया था। तो ये अभिक्रिया कौन सी ऑर्डर की होगी सेकेंड ऑर्डर की होगी। तो इस तरह से आप
वेग स्थिरांक की मात्रक की इकाई देख के क्या निर्धारित कर सकते हो? अभिक्रिया की कोटि। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? वेग स्थिरांक की इकाई पता होना चाहिए। यदि आपने गलत लिख दिया तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत। तो क्या एक फॉर्मूला याद रखना, K बराबर मोल की पावर 1 माइनस n इंटू लीटर की पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, या आप कह सकते हो ATM 1 माइनस n की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे n क्या है? अभिक्रिया की कोटि। तो वहां पे लगा के देख लेना आप, जो आए वो क्या हो जाएगा? उसका मात्रक हो जाएगा। इस तरह से अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक देके या मान देके आपसे क्या पूछ सकता है? अभिक्रिया की कोटि। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके बोर्ड में आया हुआ है। अभिक्रिया की कोटि पे 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो देखो। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुसार होता है, अर्थात सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुना कर दी जाए तो y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि x की सांद्रता कितनी कर दो आप? 3 गुना, तो y के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? x का y में रूपांतरण। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई आपका? ये कह रहा है कि x का y में रूपांतरण किस कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की बल गति के अनुसार। ध्यान रखना कौन सा ऑर्डर है। तो यहाँ पे यदि आप x to y करते हो तो क्या होगा? ये प्रथम कोटि की हो जाएगी। लेकिन यदि आप क्या करते हो 2x से y, तो ये क्या हो जाएगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसका वेग समीकरण कैसे लिखोगे? रेट बराबर आप k इंटू एक्स की पावर स्क्वायर 2 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? द्वितीय कोटि की। इसको दे दो आप समीकरण 1। मैं रेट को किससे लिख रहा हूँ? R1 से लिख रहा हूँ। अब क्या कह रहा है? यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण पर क्या? अब दोबारा से रेट देखो, यदि x की सांद्रता 3 गुना करने पर वेग क्या हो जाएगा भाई आपका? R2 बराबर k इंटू 3x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा भाई, पहले x का 3 गुना कर दिया तो कितना हो गया? 3x। तो कितना हो जाएगा भाई? k 9 इंटू k एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। R2 बराबर, इसको दे दो समीकरण 2 दे दो। तो आपने 3 गुणा किया तो 3 की स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अब इन समीकरण को या तो आप ऐसा कर लो कि समीकरण 2/1 कर लो, लेकिन यहाँ पे देखो R1 का मान कितना है? इतना, और इसका कितना है? इतना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो R2 का मान कितना गुना आ रहा है? 9 गुना। तो y के निर्माण का वेग कितना गुना हो जाएगा भाई? 9 गुना क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो समीकरण 2/1 लिखोगे तो R2/R1 बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू k एक्स की स्क्वायर बटे नीचे k एक्स स्क्वायर। तो k एक्स स्क्वायर से k एक्स स्क्वायर गया तो R2 बराबर क्या आ गया? 2R1। तो y के निर्माण का वेग 9 गुना हो जाएगा। तो बच्चों देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना होगा आपको कि एक बार तो जो प्राइमरी कंडीशन दे रखी है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग समीकरण बनाओ। फिर वो क्या कह रहा है, किसी को कितना गुना बढ़ा रहा है, उसके अकॉर्डिंग समीकरण बना लो और दोनों समीकरणों को क्या कर दो? अनुपात ले लो। फिर इस तरह से सोल्व करो तो जितना मान आए वो क्या हो जाएगा आपका? उतने गुना क्या हो जाएगी? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान रखो, आपको रिएक्शन लिखी हुई नहीं दे रखी, तो आपको ध्यान रखना है द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है तो 2x से क्या बनेगा? y। तो R1 इसका रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर। x की सांद्रता को 3 गुना करोगे तो 3x का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9 k एक्स स्क्वायर। तो 2/1 करोगे तो क्या आ जाएगा? R2 बराबर 9R1। तो आपने देखा x की सांद्रता को 3 गुना करने पर y के निर्माण की दर कितनी बढ़ गई? 9 गुना बढ़ गई।
तो इस तरह से सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट सिंपल रिएक्शन देके कोटि पूछ सकता है, दूसरा वेग स्थिरांक का मान देके क्या दे सकता है, कोटि पूछ सकता है, तीसरा इस तरह से आपसे पूछ सकता है इस कोटि की है तो अभिक्रिया के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे अभिकारक अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाएगा भाई, आपका 9 गुना हो जाएगा। अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपसे ये पूछ सकता है अभिक्रिया की कोटि निकलवा सकता है किस तरह से कि इसकी सांद्रता इतनी गुना हो गई तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है वो भी अपन देखते हैं। ये आपके बोर्ड 2013 में आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड में ये क्वेश्चन, अभिक्रिया ए से बी की अभिक्रिया दर दुगनी हो जाती है जब एक की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, नहीं पता इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो आपको नहीं पता तो यहाँ पे मान लो कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, n है, माना। तो ये क्या हो रही है, अभिक्रिया ए से बी हो रही है। अब ये क्या कह रहा है, दर कब दुगनी हो जाती है, रेट दुगनी कब हो जाती है, जब एक ही सांद्रता को कितना करते हो, 4 गुना। लेकिन आपको नहीं पता अभिक्रिया की कोटि क्या है, ये क्या पूछ रहा है, कोटि। तो क्या लिखोगे, माना अभिक्रिया की कोटि कितनी है भाई, n है। तो इसके लिए रेट समीकरण लिखोगे, R1 बराबर क्या आ जाएगा, K इंटू ए की पावर n। अपन ने मान लिया भाई अभिक्रिया की कोटि क्या है, n। तो सांद्रता पदों का घातांक का योगी क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे एक ही अभिकारक है तो इसकी घातांक की क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। तो समीकरण फर्स्ट हो गया, प्रारंभ में आपको ए से बी दे रखा है, यहाँ पे कोटि क्या मान लिया अपने n, तो इसका वेग समीकरण हो गया R1 बराबर K इंटू ए की पावर n। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए से बी अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है जब एक ही सांद्रता को आप कितने गुना करते हो, 4 गुना। तो रेट कब दुगनी होगी, 2R1 कब होगी, जब एक ही सांद्रता को कितने करते हो भाई आप, 4 गुना। यही बात कह रहे हो, एक ही सांद्रता को 4 गुना करते हो तो वेग कितना हो जाता है, दुगनी हो जाती है, दुगनी रेट हो जाती है या वेग दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अभिक्रिया की कोटि। इस तरह के क्वेश्चन के लिए इस तरह से 2 समीकरण बना लो। फिर समीकरण 2 जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया, समीकरण सेकंड बटे समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा भाई आपका 2R1 बटे R1 इंटू के इंटू 4 ए की पावर n बटे के इंटू ए की पावर n। के से के गया, R1 से R1 गया। मैं इस 4 को आगे ले रहा हूं, तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, इधर क्या आएगा 2 और इधर क्या आ जाएगा, a से a कट जाएगा भाई आपका। तो ये क्या आ जाएगा भाई आपका 2 बराबर 4 की पावर n, 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 की पावर n। देखो यहाँ पे अगर किसी के ऊपर कोई घात नहीं लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, उसका घातांक 1 है। मैंने आपको लोग पढ़ाया था तब एक बात बताई थी कि यदि किसी घातांक दी हुई अभिक्रिया में यदि उनका बेस समान है, आधार समान है, तो उनकी घातों को योग कर सकते हो। इसकी यो अगर आपको बेस समान करना है 2 की पावर 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 n हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2। 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का बेस क्या है, आधार क्या है, समान है, तो आप क्या लिख सकते हो, उनकी घातों को समान। 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर 2n और n बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या आ जाएगी भाई, आपकी हाफ आ जाएगी। अब देखो इस अभिक्रिया में हाफ कोटि रख दो, कितना आ जाएगा, दुगनी हो जाएगी रे, यहाँ पे रखोगे तो इस तरह से आप क्या करोगे, 2 समीकरण बनाओगे, दोनों समीकरणों में आप क्या करोगे, फिर उनमें उनका अनुपात करोगे और उसके आधार पर क्या करोगे। इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर लोगे, इनके आधार समान कर लोगे। तो 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2, 2 पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनके आधार क्या हो गए, इसका भी 2 और इसका भी 2, तो इनकी घातों को क्या लिख सकते हो आप, बराबर रख सकते हो। इस तरह से आप
अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई आपको यहाँ पे हाफ प्राप्त होगी। तो एक इस तरह का क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड 2013 में आया हुआ है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस तरह के दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। सिंपल क्या करना है, आपको दो समीकरण बनाना है, दोनों का क्या लेना है, अनुपात लेना है, और जो मान आए वो क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कोटि और अनुसंख्यता में अंतर। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोटि और अनुसंख्यता में अंतर की अपन बात करते हैं। तो देखो, कोटि और अनुसंख्यता, कोटि कैसी राशि है भाई, प्रायोगिक राशि, और अनुसंख्यता कैसी है, सैद्धांतिक राशि। प्रायोगिक राशि अर्थात आप इसको प्रयोग के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सैद्धांतिक राशि ये केवल रिएक्शन को देखकर ही निर्धारित की जाती है कि अनुसंख्यता क्या है। तो कोटि क्या है, कोटि एक प्रायोगिक राशि है। कोटि क्या है भाई, प्रायोगिक राशि है, जबकि अनुसंख्यता एक सैद्धांतिक राशि है। अनुसंख्यता क्या है, सैद्धांतिक राशि, अर्थात रिएक्शन देखकर ही आप बता सकते हो अनुसंख्यता क्या है। लेकिन आप लैब के अंदर या प्रयोग करके क्या निकाल सकते हो, किसी अभिक्रिया की अनुसंख्यता निकाल सकते हो। कोटि कैसी हो सकती है भाई, कोटि शून्य भिन्नात्मक व पूर्णांक होती है, पूर्णांक राशि होती है। कोटि कैसी भी हो सकती है, ध्यान रखना, ये बोर्ड में आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, कोटि और अनुसंख्यता में अंतर। तो कोटि कैसी हो सकती है, शून्य भिन्नांक पूर्णांक राशि हो सकती है। जबकि अनुसंख्यता क्या होती है भाई, अनुसंख्यता केवल पूर्णांक राशि होती है। अनुसंख्यता केवल क्या होती है भाई, पूर्णांक राशि होती है। कोटि प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जबकि अनुसंख्यता क्या होती है, प्राथमिक अभिक्रिया के लिए। कोटि प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जबकि आपकी ये किसके लिए लागू होती है, अनुसंख्यता केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। तो अनुसंख्यता किसकी निकालते हो आप, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की। लास्ट कोटि क्या है भाई, वेग निर्धारक पद के अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातांकों का योग। जबकि अनुसंख्यता क्या है, वेग निर्धारक पद के अभिकारकों की संख्या होती है। तो कोटि वेग निर्धारक पद के अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातांकों का योग होती है। इंपोर्टेंट है भाई, कोटि और योग होती है। जबकि अनुसंख्यता क्या होती है, अनुसंख्यता वेग निर्धारक पद के अभिकारकों की संख्या होती है। अभिकारकों की संख्या होती है, वेग निर्धारक पद के अभिकारकों की संख्या होती है। तो कोटि तो क्या होती है भाई, आपकी सांद्रता पदों के घातांकों का योग, और अनुसंख्यता
अनुसंगता क्या होती है, उन अभिकारकों की संख्याओं का योग। इस तरह से आपके कोटि और अनुसंगता में ये चार क्या हो गए अंतर। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। कोटि कैसी राशि होती है, प्रायोगिक राशि, अर्थात लैब में अपन इसको निकाल सकते हैं प्रयोग के द्वारा। अनुसंगता कैसी है, एक सैद्धांतिक राशि। सैद्धांतिक राशि मतलब किसी रिएक्शन को देखकर ये क्या बता सकते हो आप, उसकी अनुसंगता। कोटि भिन्नात्मक, शून्यात्मक, पूर्णांक राशि होती है, जबकि ये कैसी होती है, केवल पूर्णांक राशि। कोटि प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जबकि ये किसके लिए लागू होती है, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। कोटि वेग निर्धारक पद के अभिकारकों की सांद्रता पदों के क्या है, घातांकों के योग के बराबर होती है, जबकि ये किसके बराबर होती है, केवल अभिकारकों की संख्या के बराबर होती है। इस तरह से आपकी अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता क्या होगी, पूरी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उनके वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण, उन पे आने वाले ग्राफ या क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो अपन आगे स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह आज अपन ने पढ़ा अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगता, जो बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है। हर अल्टरनेट ईयर में, मतलब इस बार नहीं है तो अगले बार पक्का इन दोनों में से क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। आज की क्लास यहीं तक होगी। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्लीज चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।